लव एट ट्रैफिक सिग्नल। आज फिर वही लड़की साइबर टावर के ट्रैफिक सिग्नल पर मुझे मिली। हैदराबाद में माधापुर के पास फ्लाईओवर से दाहिने मुड़ने के ठीक पहले ये सिग्नल पड़ता है। एक तरफ मशहूर शिल्पा रामन कला भवन है। इधर लगातार 3 दिनों से सुबह 9:30 बजे मेरी खटारा कार सिग्नल पर रुकती, ठीक उसी समय उसकी चमचमाती हुई नई कार बगल में रुकती है। मेरी कार में तो एस बड़ी ही नहीं है, इसलिए खिड़की खुली रखता हूँ, पर उसकी कार में एस बड़ी ही है। फिर भी रेड सिग्नल पर मेरे रुकते ही बगल में उसकी कार रुकती है और वह शीशा गिरा देती है। वो अपना रंगीन चश्मा आंखों से ऊपर उठाकर अपने बालों के बीच सिर पर ले जाती है, फिर मुस्कुराकर मेरी तरफ देखती है। उसकी डीवीडी प्लेयर से एब्बा का फेमस गीत आई हैव अ ड्रीम की सुरीली आवाज सुनने को मिलती है। सिग्नल ग्रीन होते ही वह शीशा चढ़ाकर भीड़ में किधर गुम हो जाती है। मैंने भी जानने की कोशिश नहीं की। पता नहीं इस लड़की की घड़ी, मेरी घड़ी और मेरी खटारा और उसकी नई कार सभी में इतना तालमेल कैसे है कि ठीक एक ही समय पर हम दोनों यहाँ होते हैं। खैर, मुझे उस लड़की की इतनी परवाह नहीं है जितनी समय पर अपने दफ्तर पहुँचने की। आजकल हैदराबाद में भी ट्रैफिक जाम होने लगा है। गनीमत यही है कि इस सिग्नल से दाहिने मुड़ने के बाद दफ्तर के रास्ते में कोई खास बाधा नहीं है। मैं 10 बजे के पहले अपनी आईटी कंपनी में होता हूँ। अपने क्लाइंट से मीटिंग्स और कॉल्स ज्यादातर उसी समय होते हैं। मेरी कंपनी का अधिकतर बिजनेस दुबई, शारजाह, कुवैत, आबू धाबी, ओमान आदि मध्य पूर्व देशों से है। कंपनी नई है, स्टार्टअप शुरू किया था 2 साल पहले। सिर्फ 2 दोस्तों ने इस स्टार्टअप की शुरुआत अपनी कार के गैराज से की थी, जो अब देखते देखते काफी अच्छी स्थिति में है। 50 से ज्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं इस कंपनी में। बीच बीच में मुझे दुबई का टूर भी मिल जाता है। वैसे तो आमतौर पर शाम 6 बजे तक मैं वापस अपने फ्लैट में होता हूँ। इधर 2-4 दिनों से काम ज्यादा होने से लौटने में देर हो रही थी, पर सुबह जाने का टाइम वही है। आज वह लड़की मुझे सिग्नल पर नहीं मिली है। न जाने क्यों मेरा मन पूछ रहा है कि आज वह क्यों नहीं मिली। मैंने 1-2 बार बाएं दाएं देखा, फिर कार के रियर व्यू मिरर में भी देखकर तसल्ली कर ली थी कि मेरे पीछे भी नहीं है। खैर, सिग्नल ग्रीन हुआ तो फिर मैं आगे बढ़ गया। जब तक काम में व्यस्त था, मुझे उस लड़की के बारे में कुछ सोचने की फुर्सत न थी, पर लंच ब्रेक में उसकी याद आ ही गई। शाम को लौटते समय मैं KFC रेस्टोरेंट में रुका था अपना ऑर्डर पिक करने। ऑर्डर मैंने ऑफिस से निकलने के पहले ही फोन पर दे दिया था। वहाँ वह लड़की मुझे फिर मिल गई। वो भी अपना ऑर्डर पिक करने आई थी। वो अपना पैकेट लेकर जैसे ही मुड़ी, मैं उसके पीछे ही खड़ा था। वो मुस्कुराकर हाय बोली और कहा, आप भी यहाँ। एक खूबसूरत संयोग, आज सिग्नल पर नहीं मिली क्योंकि मुझे आज ऑफिस जल्दी पहुँचना था। मुंबई से डायरेक्टर आए हैं तो थोड़ी तैयारी करनी थी। वो मेरे पैकेट मिलने तक बगल में ही खड़ी रही थी। मेरी समझ में नहीं आया कि यह सब मुझे क्यों बता रही है, क्योंकि मैं तो उसे ढंग से जानता भी नहीं हूँ, यहाँ तक कि उसका नाम तक नहीं मालूम। मैं शोभना हूँ बोलकर उसने अपना नाम तो बता दिया। दरअसल हम दोनों कार पार्किंग तक साथ साथ चल रहे थे। मैंने अपना नाम अमित बताया। फिर दोनों अपनी अपनी कार में गुड नाइट कहकर बैठ गए, परंतु वह चलते चलते सी यू सून बोल गई है। जहाँ एक ओर मुझे खुशी भी हो रही है तो दूसरी ओर सोच रहा था कि यह मुझे से क्यों मिलना चाहती है। अगले 3-4 दिनों तक फिर शोभना उस सिग्नल पर नहीं मिली। एक दिन शाम को मैं शिल्पा रामन में लगी एक प्रदर्शनी में गया तो मेरी नजर शोभना पर पड़ी। गिरवा रंग, अच्छे नैननक्श वाली शोभना स्ट्रेचेबल स्किनफिट जीन्स और टॉप में थी। इस बार मैं ही उसके पास गया और बोला, हाय शोभना, तुम यहाँ। उसने भी मुड़कर मुझे देखा और उसी परिचित मुस्कान के साथ हाय कहा। फिर उसने 4 फोल्डिंग कुर्सियां खरीदी। मैंने उससे 2 कुर्सियां लेकर कार तक पहुंचा दी थी। कार के पास ही खड़खड़े बातें करने लगे थे हम दोनों। शोभना ने कहा, मैं कोंडापुर के शिल्पा पार्क एरिया में रघु रेजिडेंसी में नई आई हूँ। 2 रूम का फ्लैट एक और लड़की के साथ शेयर करती हूँ और आप अमित। अरे, मैं भी आपके सामने वाले शिल्पा प्राइड में एक रूम के फ्लैट में रहता हूँ। वैसे तुम मुझे तुम बोलोगी तो ज्यादा।
अपनापन लगेगा, तुम में मैं ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा। शोभना हंसते हुए बोली, मुझे पता है, मैंने अपनी खिड़की से कभी भी तुमको देखा है, बल्कि मेरे साथ वाली लड़की तो आईने से सूर्य की किरणों को तुम्हारे चेहरे पर चमकाती थी। मैंने कहा, मैं कैसे मान लूं कि इस शरारत में तुम शामिल नहीं थी। तुम्हारी मर्जी, मानो ना मानो। दोनों हंस पड़े और बाय कहकर विदा हुए। अगले दिन उसी सिग्नल पर फिर हम दोनों मिले, पर सिग्नल ग्रीन होने के पहले तय हुआ कि शाम को कॉफी शॉप में मिलते हैं। शाम को कॉफी शॉप में मैंने शोभना से कहा कि एक ब्रेकिंग न्यूज है। शोभना के पूछने पर मैंने कहा, कल सुबह की फ्लाइट से मैं दुबई जा रहा हूँ। कंपनी ने दुबई में एक इंटरनेशनल सेमिनार रखा है, उसमें कई देशों के प्रतिनिधि आ रहे हैं, उनके सामने प्रेजेंटेशन देना है। ग्रेट न्यूज, कितने दिनों का प्रोग्राम है? शोभना ने पूछा। मैंने उसे बता दिया कि प्रोग्राम तो 2 दिनों का है, पर अगले दिन शाम की फ्लाइट से हैदराबाद लौटना है। तब तक कॉफी खत्म कर मैं चलने लगा तो उसने उठकर हाथ मिलाया और बाय कहकर चली गई। कंपनी ने दुबई के खूबसूरत जुमेरा बीच पर स्थित 5 सितारा होटल मोवेनपिक में प्रोग्राम रखा था। उसी होटल में 2 बेड के एक कमरे में मुझे और मेरे इवेंट मैनेजर के ठहरने का इंतजाम था। होटल तो मैं दोपहर में ही पहुंच गया था, पर शाम को मैं रिसेप्शन पर प्रोग्राम के लिए होने वाली तैयारी की जानकारी लेने आया तो देखा रिसेप्शन पर एक लड़की बहस कर रही है। निकट पहुंचा तो देखा ये शोभना थी। मैंने पूछा कि वह दुबई में क्या कर रही है तो उसने कहा, मुझे कंपनी ने भेजा है और कहा कि मेरा कमरा यहाँ बुक्ड है, पर यह बोल रहा है कि कोई रूम नहीं है। बोल रहा कि कंपनी ने शेयर्ड रूम की बुकिंग की है। मेरे रिसेप्शन से पूछने पर उसने यही कहा कि शेयर्ड बुकिंग है इनकी। मैंने रूम पूछा तो उसने चेक कर जो नंबर बताया वह मेरा था। शोभना भी ये सुनकर चौंक गई थी। मैंने उसे चैन कर मेरे रूम में चलने को कहा और बोला, तुम रूम में चलो, मैं थोड़ी देर में इनकी तैयारी देखकर आता हूँ। थोड़ी देर में जब वापस अपने रूम के दरवाजे पर नॉक किया तो आवाज आई, खुला है, कम इन। मैंने सोफे पर बैठते हुए पूछा, तुम अचानक दुबई कैसे आई? कल शाम तो तुम साथ में थी, तुमने कुछ बताया नहीं था। शोभना बोली, तब मुझे पता ही कहाँ था। मैं हैदराबाद के इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करती हूँ। मेरी कंपनी को इस इवेंट का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। मेरा मैनेजर आने वाला था, पर अचानक उसकी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया तो कंपनी ने मुझे भेज दिया। वो तो संयोग से मेरा यूएई का वीजा अभी वैलिड था तो आनन फानन कंपनी ने मुझे भेज दिया। तब मेरी समझ में सारी बात आई और मैंने उससे कहा, ये कमरा मुझे तुम्हारे मैनेजर के साथ शेयर करना था। अब उसकी जगह तुम आई हो तो एडजस्ट करना ही है। वैसे मैं कोशिश करूंगा पास के किसी होटल में रूम लेने को, अगर नहीं मिला तो मैं यही सोफे पर सो जाऊंगा। शोभना बोली, नहीं नहीं, सोफे पर क्यों सोना है? दोनों बेड काफी अलग अलग हैं, काम चल जाएगा। खैर, अगले दिन हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ। सब कुछ पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार अच्छे से चल रहा था। मेरी कंपनी के प्रोडक्ट की सभी डेलीगेट्स ने प्रशंसा की थी। शोभना भी दिन भर काफी मेहनत कर रही थी। वो काले रंग के बिजनेस सूट में काफी स्मार्ट लग रही थी। सभी विदेशी डेलीगेट्स से एक एक कर मिली और पूछा कि वे संतुष्ट हैं या नहीं। दिन भर एक पैर पर खड़ी रही थी सभी मेहमानों का ख्याल रखने के लिए। पहले दिन का प्रोग्राम खत्म कर हम दोनों अपने रूम में आ गए और डिनर रूम में ही मंगवा लिया था। थोड़ी देर तक दूसरे दिन के प्रोग्राम पर कुछ बातें हुई और हम अपने अपने बेड पर जो गिरे तो सुबह ही आंखें खुली। जल्दी जल्दी तैयार हो दोनों नीचे हॉल में गए जहां ये कार्यक्रम चल रहा था। डेलीगेट्स के आने से पहले पहुंचना था हमें। इस दिन का प्रोग्राम भी संतोषजनक और उत्साहवर्धक रहा था। हमें कुछ स्पॉट ऑर्डर भी मिले तो कुछ ने अपने देश लौटकर ऑर्डर देने का आश्वासन दिया। शोभना आज गहरे नीले रंग के सूट में और निखर रही थी। वो सभी डेलीगेट्स को एक एक कर कंपनी की ओर से गिफ्ट पैकेट देकर विदा कर रही थी। प्रोग्राम समाप्त हुआ तो दोनों अपने रूम में आ गए थे। मैंने पूछा कि विश्वविख्यात दुबई मॉल घूमने का इरादा है तो वह बोली, मुझे अक्सर ज्यादा देर तक खड़े
रहने से दोनों पैरों में घुटनों के नीचे भयंकर दर्द हो जाता है। मैं तो डर रही थी कि कहीं बीच में ही प्रोग्राम छोड़कर न आना पड़े। अमित, आज का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। जल्दी में दवा भी लाना भूल गई हूँ और सिर भी दर्द से फटा जा रहा है। प्लीज मुझे यहीं आराम करने दो, तुम घूम आओ। हालांकि थका तो मैं भी था, अंदर से मेरी भी इच्छा बस आराम करने की थी। मैंने कहा, मैं बाहर जा रहा हूँ, दरवाजा बंद कर, डोंट डिस्टर्ब बोर्ड लगा दूंगा, तब तक तुम थोड़ा आराम कर लो। मैं थोड़ी ही देर में होटल लौट आया था। थोड़ी दूर पर एक दवा दुकान से पेनकिलर, स्प्रे और सिरदर्द वाला बाम खरीद लाया था। धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर गया। शोभना नींद में भी दर्द से कराह रही थी। मैंने धीरे से उसके दोनों पैर सीधे किए, तब तक उसकी नींद खुल गई थी। उसने कहा, क्या कर रहे हो? मैंने थोड़ा हंसते हुए कहा, अभी तो कुछ किया ही नहीं, करने जा रहा हूँ। तभी उसने सिरहाने पड़े टेबल से फोन उठाकर कहा, मैं होटल मैनेजर को बुलाने जा रही हूँ। मैंने पॉकेट से दोनों दवाइयाँ निकालकर उसे दिखाते हुए कहा, पागल मत बनो, 2 रातों से तुम्हारे बगल के बेड पर सो रहा हूँ। मेरे बारे में तुम्हारी यही धारणा है। लाओ अपने पैर दो, स्प्रे कर देता हूँ, तुरंत आराम मिलेगा। मैंने उसके दोनों पैरों पर स्प्रे किया और एक टैबलेट भी खाने को दी। स्प्रे से कुछ मिनटों में उसे राहत मिली होगी, सोचकर पूछा, कुछ आराम मिला? उसके चेहरे पर कुछ शर्मिंदगी झलक रही थी। वो बोली, सॉरी अमित, मैं नींद में थी और तुमने अचानक मेरी टांगें खींची तो मैं डर गई। माफ कर दो, पैरों का दर्द तो कम हो रहा है पर सिर अभी भी फटा जा रहा है। मैं सिरदर्द वाला बाम लेकर उसके ललाट पर लगाने जा रहा था तो उसने मेरे हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, अब और शर्मिंदा नहीं करो, मुझे दो, मैं खुद लगा लूंगी। मैंने लगभग आदेश देने वाले लहजे में चुपचाप लेटे रहने को कहा और बाम लगाने लगा। वो मेरी ओर विचित्र नजरों से देख रही थी और पता नहीं उसे क्या सूझा, मुझे खींचकर सीने से लगा लिया। हम कुछ पल ऐसे ही रहे थे, फिर मैंने उसके गाल पर एक चुंबन जड़ दिया। इस पर वह मुझे दूर हटाते हुए बोली, मैंने इसकी अनुमति नहीं दी थी। मैं भी बोला, मैंने भी तुम्हें सीने से लगने की इजाजत नहीं दी थी। इस बार हम दोनों ही एक साथ हंस पड़े थे। अगले दिन हम दुबई मॉल, अटलांटिस और बुर्ज खलीफा घूमने गए। ये सभी अत्यंत सुंदर व बेमिसाल लगे थे। इसी दिन शाम की फ्लाइट से दोनों हैदराबाद लौट आए हैं। फ्लाइट में उसने बताया कि पिछले 3 दिन उसकी जिंदगी के सबसे हंसी दिन रहे हैं। मेरी माँ आने वाली है, हो सकता है मुझे कोई ब्रेकिंग न्यूज सुनाए। इधर 2 दिनों से शोभना नहीं दिखी पर फोन पर बातें हो रही थी। मन बेचैन हो रहा है उससे मिलने को, शायद उससे प्यार करने लगा था। मैंने उसे फोन कर मिलने को कहा तो वो बोली कि उसकी माँ आई हुई है, उन्होंने मुझे शाम को घर पर बुलाया है। इसके पहले हम कभी एक दूसरे के घर नहीं गए थे। शाम को शोभना के घर गया तो पहले तो माँ से परिचय कराया और उनसे मेरी तारीफ करने लगी। वह चाय और स्नैक्स लेकर आई तो तीनों साथ बैठे थे। माँ ने मेरा पूरा नाम और परिवार के बारे में पूछा तो मैंने कहा कि मेरा नाम अमित रजक है और मेरे माता पिता नहीं हैं। उन्होंने अपना नाम मनोरमा पांडे बताया और कहा कि शोभना के पिता तो बचपन में ही गुजर गए थे, उन्होंने अकेले ही बेटी का पालन पोषण किया है। फिर अचानक पूछ बैठी, तुम्हारे पूर्वज क्या धोबी का काम करते थे? उनका ये प्रश्न तो मुझे बेतुका लगा ही था। मैंने शोभना की ओर देखा तो वह भी नाराज दिखी थी। खैर, मैंने कहा, आंटी, जहाँ तक मुझे याद है मेरे दादा तक ने तो ऐसा काम नहीं किया है। दादाजी और पिताजी दोनों ही सरकारी दफ्तर में चपरासी थे और मेरे लिए इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। और आंटी, शोभना ने मेरी बात बीच में काटते हुए माँ से कहा, हम ब्राह्मण हैं तो हमारे भी दादा परदादा जजमानों के यहाँ सत्यानारायण पूजा बाँचते होंगे ना माँ? और मैं तो ब्राह्मण होकर भी मांसाहारी हूँ। मैं माँ को नमस्कार कर वहाँ से चल पड़ा। शोभना नीचे तक छोड़ने आई थी। उसने मुझसे माँ के व्यवहार के लिए माफी मांगी। मैं अपने फ्लैट में वापस आ गया था। दूसरे दिन शोभना ने फोन कर शाम को हुसैन सागर लेक पर मिलने को कहा। हुसैन सागर हैदराबाद की आन बान शान है।
वहाँ शाम को अच्छी रौनक और चहल पहल रहती है। एक तरफ एक लाइन से खेलकूद बोटिंग का इंतजाम है तो दूसरी ओर खाने पीने के स्टॉल्स, और इस बड़ी लेक के बीच में गौतम बुद्ध की विशाल मूर्ति खड़ी है। शोभना इस बार भी पहले पहुंच गई थी। हम दोनों भीड़ से थोड़ा अलग लेक के किनारे जा बैठे थे। शोभना ने कहा कि उसे माँ से ऐसे व्यवहार की आशा नहीं थी। मैंने जब पूछा कि माँ को जात-पात की बात क्यों सूझी, तो उसने कहा, अमित, सच कहूँ तो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने माँ को बता दिया है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, पर दुख की बात यह है कि सिर्फ जात-पात के अंधविश्वास के चलते उन्हें ये स्वीकार नहीं है। मैं तो तुम्हारा पूरा नाम तुम्हारे गले में लटके आईडी पर बार बार पढ़ चुकी हूँ। इतना कह उसने मेरा हाथ पकड़कर रोते हुए कहा, मैं दोराहे पर खड़ी हूँ, तुम्हें चुनूं या माँ को? माँ ने साफ कहा है कि किसी एक को चुनो। बचपन में ही पिताजी की मौत के बाद माँ ने अकेले दम पर मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। अब बुढ़ापे में उन्हें अकेले भी नहीं छोड़ सकती। तुम ही कुछ सुझाव दो। मैंने कहा, शोभना, प्यार तो मैं भी तुमसे करता हूँ, यह अलग बात है कि मैं पहल नहीं कर सका। तुम्हें माँ का साथ देना चाहिए। हर प्यार की मंजिल शादी पर आकर खत्म हो, यह जरूरी नहीं। जिंदगी में प्यार से भी जरूरी कई काम हैं। तुम निसंकोच माँ के साथ रहो। तुम भरोसा करो मुझ पर, मुझे इस बात का कोई दुख न होगा। जितना प्यार और सुकून थोड़ी देर के लिए ही सही दुबई में मुझे तुमसे मिला है, उसकी बराबरी आजीवन कोई न कर सकेगा। इतना कह वह मेरे सीने से लगकर रोने लगी और बोली, बस आखिरी बार सीने से लगा रही हूँ अपने पहले प्यार को। मैंने उसे समझाया और अलग करते हुए कहा, बस इतना समझ लेना, हमारा प्यार उसी राज सिग्नल पर रुका रहा। उसे ग्रीन सिग्नल नहीं मिला और दोनों जुदा हो गए। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।